और बड़ी खबर में बात खबर के असर की। पाकुड़ में न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन ने पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में बिना कागजातों के खनन कर रहे वाहनों को जब्त किया है। आपको बता दें कि डीसी ने अवैध खनन से जुड़ी न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लेते हुए एसडीओ सीओ को छापेमारी करने का निर्देश दिया था। पदाधिकारियों की टीम ने छापेमारी कर 14 से अधिक वाहनों को जब्त किया है। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है। पाकुड़ में न्यूज 18 के खबर का असर हुआ है और न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी कि पत्थर खदान में किस तरह से बिना कागजात के वाहन चलते हैं और इसको लेकर के डीसी कुलदीप चौधरी ने एसडीओ प्रभात कुमार को निर्देश दिया और एक टीम बनाकर जिसमें सीओ भी शामिल थे छापेमारी की गई, जिसमें 14 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है। डंपर है, छोटे डंपर हैं, जेसीबी है, ट्रैक्टर है और हुल करने वाले मशीन है। जब पदाधिकारियों ने की टीम ने इन सभी वाहनों से कागजात मांगा तो किसी ने भी कागजात नहीं दिखा पाया और सभी को जब्त करके थाने में दे दिया गया है। कुंदन कुमार, न्यूज 18, पाकुड़। और एक बड़ी खबर इस वक्त जमशेदपुर से आ रही है। जमशेदपुर में जमीन विवाद में दो भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई है। डांगी, लाठी और पत्थर से एक दूसरे पर हमला बोला गया है। हालांकि इस मारपीट की घटना में 8 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए इन लोगों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कदमा थाना इलाके की घटना है। तो जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां जमीन विवाद में 2 भाइयों में मारपीट हुई है और मारपीट में डांगी, लाठी और पत्थर से एक दूसरे पर हमला बोला गया। मारपीट में कुल 8 लोग घायल हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। घायलों को एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कदमा थाना इलाके की ये घटना है। और अब बात पलामू की, जहां एक दलित परिवार अपनी बेटी की दुष्कर्म कर हत्या मामले में पिछले 18 महीने से न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन पलामू पुलिस आज तक मृतक नाबालिग की हत्या की गुत्थी सुलझा नहीं पाई। मामला हरिहरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 22 जून 2019 को सीता हाई स्कूल के सामने NH 98 पर बोरे में एक शव मिला था। मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना वाला जो भी है, अभी हरिहरगंज वाला थाना वाला वही मटिया करके इसे फाइल बना करके बंद करके रख दिए हैं। पूछताछ कुछ नहीं हमने से, उन्हें 2-3 बार आए थे, फिर उसके बाद अभी नहीं कर रहे हैं। हालांकि देखिए, इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 भी सवाल पूछ रहा है, 18 महीने बाद भी पुलिस ने आखिर इस मामले में कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की है? क्या पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है? जो पीड़ित दलित परिवार है, आखिर उसे इंसाफ कब मिलेगा? रांची में लोगों को ट्रैफिक जाम से समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है। चौक चौराहों पर बेतरतीब ढंग से पार्किंग की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। पार्किंग की गई गाड़ियां और सड़क किनारे फेरी वाले नगर निगम के दावों की पोल भी खोल रहे हैं। वहीं नगर निगम जल्द अपनी इन्फोर्समेंट टीम को दुरुस्त करते हुए सभी 53 वार्डों में इन्फोर्समेंट अफसरों की बहाली करने जा रहा है। निगम का दावा है कि इससे सभी वार्डों में इन्फोर्समेंट टीम की तैनाती के बाद रांची को स्वच्छ, जाम मुक्त और अतिक्रमण मुक्त बनाने की मदद मिलेगी। रातू रोड स्थित किशोरी यादव चौक का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। रानी को जाम मुक्त और अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर रांची नगर निगम की कोशिशें कितनी कामयाब है, आप देख सकते हैं। हम इस समय खड़े हैं रातू रोड के किशोरी यादव चौक के पास, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह ऑटो जो है, आप भैया यहाँ पर पार्किंग किए हुए हैं। क्या यहाँ पार्किंग की जगह है? यानी आपको पार्किंग की जानकारी नहीं? तो इनको पार्किंग की जानकारी नहीं है इन्हें। आप देख सकते हैं कि 20 सड़क पर उन्होंने गाड़ी लगाई। हम और बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर रिक्शा लगाते हैं, वास्तव में क्या जाम नहीं लगता है यहाँ पर? बहुत जाम लगता है सर। रांची नगर निगम क्या कर रहा है, सब पैसा लेके घुसखोरी में मर जा रहा है। सरकार भी वही काम कर रहा है। हम लोग जो रिक्शा चला रहे हैं, हम लोग यहाँ पर खाने के लिए लगाते हैं, लेकिन ये कहता है हटो 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 हटो। ऑटो वाला तो रांची निगम वाला आता है, पीछे से ठोक देता है। क्या करे बोलिए, गरीबी रेखा में मरना है, जीना है, क्या करना है? आप देख सकते हैं कि अपना अपना दर्द है। लोग कह रहे हैं कि वास्तव में जब यहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी है, चाहे नगर निगम की टीम हो या फिर ट्रैफिक पुलिस, पैसे लेकर के उन लोगों को छोड़ देते हैं जो जाम लगाते हैं। इस सड़क पर ही ऑटो लगा हुआ है और यहाँ पर एक पूरी तरह से जाम का आलम आप देख सकते हैं। 20 सड़क पर ही पैसेंजर को ऑटो में बिठाया जा रहा है
आप देख सकते हैं इस तरफ बीच सड़क पर ऑटो में पैसेंजर को बिठाया जा रहा है। भैया आप लोग यहाँ पर बीच सड़क पर जो ऑटो पर पैसेंजर को उतार रहे हैं, क्या दिक्कत नहीं हो रहा है? बीच सड़क पर आपने जाम लगाया हुआ है, पैसेंजर को आप उतारे हैं। तो देखा किस तरह देख सकते हैं कि किस तरह सवालों से लोग भागते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। दरअसल नगर निगम की जो इन्फोर्समेंट टीम है उसमें मैन पावर की काफ़ी कमी है, जिसको लेकर के आज नगर निगम ने ये कहा भी है कि 53 वार्डों में इन्फोर्समेंट टीम की बहाली होगी और सभी 53 वार्डों को स्वच्छ, अतिक्रमण मुक्त और जाम मुक्त बनाया जाएगा। देखना लाजिमी होगा कि वास्तव में नगर निगम के दावे आने वाले समय में कितने कामयाब होते हैं। रांची से संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18। ट्रैफिक जाम के प्रति इंक्रोचमेंट जो लोग अपने दुकानों के बाहर कर देते हैं उसके प्रति, घर के बाहर इंक्रोचमेंट कर देते हैं उसके प्रति, या फिर नो पार्किंग जोन में लोग अपने गाड़ियों को लगा देते हैं जिसके कारण सड़क जाम होने की समस्या आती है। इन सब विषयों को कैसे ठीक किया जाए उसके लिए 53 इन्फोर्समेंट टीम को बनाने का काम किया गया है। उसका एक निविदा निकाला गया, 2-3 दिनों में निष्पादन होगा। हम लोगों ने एक्स सर्विसमैन को इसमें रखने का निर्णय लिया है। और बड़ी खबर जामताड़ा से भी जाएं। ईसीएल के बंद खदान से अवैध उत्खनन पर कार्रवाई मामले में नाला थाना में ईसीएल सेक्टोरिया के सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार ने लिखित आवेदन दिया है। इस प्राथमिकी में सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान जब जब्त 20 ट्रकों को ग्रामीणों ने हमला कर छुड़ा लिया और साथ ही हमला कर ईसीएल सुरक्षाकर्मी की बंदूक और मोबाइल फोन भी लूट ली। इधर इस मामले में एसडीपीओ मनोज झा कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। वहीं काली पहाड़ी होकर पलास्थली जाने वाले रास्ते पर पुलिस चेकिंग अभियान चलाकर खानापूर्ति करते दिखाई दे रही है। इधर नाला बीडीओ कौशल कुमार के नेतृत्व में माइंस क्षेत्र के कई जगहों पर छापेमारी की गई, जिस दौरान अब भी कोयला के अवैध खनन का पुख्ता प्रमाण मिला है। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची ईसीएल की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। इसमें कई लोगों को चोटें आई और दर्जनों गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अभी कुछ नहीं, हमको नहीं मालूम था। मोटर मालिक ग्रामीण इकट्ठा हुए, उन्होंने फिर से ईसीएल के सुरक्षाकर्मी व झारखंड पुलिस बल पर हमला किया और इस बार फिर अपनी जान की सलामती के लिए हम लोग घटनास्थल को छोड़कर वापस नाला थाना पहुंचे। इस दौरान में 20 गाड़ियां जो हमने जब्त की थी उसकी सूची व 3 लोग जो घटनास्थल से हमने पकड़े थे, ट्रक के चालक व खलासी, वो हमने थाना को सपोर्ट किया। इसमें हमारे 7 कर्मियों को चोटें आई हैं और हमारे एक कर्मी का 12 बोर DBB है, डबल बैरल जो गन है, डबल बोर बैरल गन, उसका वो लूट लिया गया जिसके साथ 10 गोली। इसके अलावा एक मोबाइल भी सैमसंग का वो छीन लिया गया है इस हमलावर भीड़ द्वारा। चरणबद्ध आंदोलन के तहत झारखंड के पारा शिक्षकों ने आज मंत्रियों के आवास का घेराव कर रखा है। रांची में पारा शिक्षकों का आंदोलन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बरियातू स्थित आवास पर चल रहा है। पारा शिक्षक स्थायीकरण और वेतनमान की मांग कर रहे हैं। मांगे नहीं माने जाने पर पारा शिक्षकों ने 10 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव का कार्यक्रम निर्धारित कर रखा है। पारा शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि पारा शिक्षकों ने कहा कि वो उग्र आंदोलन नहीं करेंगे बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से मंत्री के आवास के बाहर बैठे रहेंगे। हमारी मांग है स्थायीकरण और वेतनमान, साथ में अन्य कुछ और मांगे हैं। और सरकार चुनाव से पूर्व हमसे वादा करी थी कि हमारी सरकार जैसे बनेगी हम 3 माह के अंदर आपको स्थायीकरण करेंगे और वेतनमान देंगे। आज हम उसी निमित्त पूरे राज्य भर में वादा याद कराने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें 17 तारीख को सत्ता पक्ष के सारे विधायकों के आवास में हम लोग धरना दिए थे और आज माननीय मंत्री जी के आवास में हम लोग धरना दे रहे हैं। इसके बाद अगर आज के बाद भी हमारा कार्य नहीं होता है तो हम 10 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में धरना देंगे और उन्हें भी याद कराएंगे कि आप जो वादा किए थे उसे पूरा करें, और अगर उसमें भी अगर वादा वो पूरा नहीं करते हैं तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। इधर बोकारो में लाखों की लागत से बना बर्न अस्पताल अभी तक अपने शुरू होने का इंतजार ही कर रहा है। इस अस्पताल के लिए बेड और दूसरे जरूरी उपकरणों की खरीदारी की जा चुकी है, लेकिन शुरुआत के अभाव में ये बेकार साबित हो रहे हैं।
करीब 50 लाख की लागत से बनने वाले इस आईसीयू के चालू होने से जलने की स्थिति में मरीजों का तुरंत इलाज होता, वहीं महंगे अस्पताल में भी जाने से मुक्ति मिलती। बर्न यूनिट बनने से बोकारो जिलावासी जितने भी हैं प्लस सुदूरवर्ती गांव के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उनको बीजीएच जाने से लाभ, बीजीएच जाने से जो उनके मतलब पैसा जो उनका खर्च हो रहा है उससे सरकार अगर इस चीज़ को चालू करती है तो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी चिंतित नजर आती है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं ताकि मरीजों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बर्न अस्पताल है। कई सालों पूर्व ये बनकर तैयार हुआ है, करोड़ों रुपए खर्च हुए, मशीन इसकी आ चुकी है, यहाँ तक कि जो बेड है बेड भी इसके कहीं रखे हुए हैं, लेकिन ये जानकारी ना अस्पताल के सीएस को है ना या यहाँ पर प्रतिनियुक्त किसी कर्मी को है कि जो मशीन आई है या जो बेड है वो कहाँ है। सबसे बड़ी बात है कि जो बोकारो का एकमात्र जो अस्पताल है बोकारो जनरल अस्पताल, बर्न यूनिट भी उसमें है, जहां से बाहर से भी लोग आते हैं। सबसे ज़्यादा गरीब मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है जलने के बाद। जो लोग जल जाते हैं वो सीधे बोकारो जनरल अस्पताल आते हैं, वहाँ पर जो पैसे काफ़ी लिए जाते हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी। अगर ये अस्पताल बनकर तैयार हो जाता है तो लोगों को काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि सदर अस्पताल के अंदर ये बर्न अस्पताल आता है और गरीबों को इसका काफ़ी फायदा मिलता है। सरकार को चाहिए कि ऐसे अस्पताल जो बंद पड़े हैं, जिनकी मशीन यहाँ पर आ गई है, बेड उपलब्ध है, ऐसे अस्पताल को जल्द खुलाए ताकि मरीजों को इसका फायदा मिल सके। ज्ञानेंदु जयपुरिया, न्यूज़ 18 बोकारो। गुमला में बाल विवाह के विरोध में फिर एक बेटी खड़ी हो गई है। पालकोट प्रखंड की रहने वाली सुलेखा ने विवाह का विरोध कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 9वीं की छात्रा सुलेखा की जबरन शादी कराई जा रही थी, लेकिन घर से भागी सुलेखा ने घर से भागकर प्रशासन से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। इसके बाद बाल कल्याण समिति की ओर से उसे पूरी सहायता का भरोसा मिला। सुलेखा की माने तो वो पढ़ाई कर अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहती है और अभी उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है। डरवा रहे थे हमको घर में, फिर उस शादी तय कर दी और मम्मी गई वहाँ पे, हमको बिना बताए जाके छेका करके आ गए। लड़का का छेका कर दिया, मेरा छेका का डेट फिक्स कर दिया 7 फरवरी को। हमें शादी नहीं करना चाहती थी, इसके वजह से हम घर से निकलने नहीं दे रहे थे। इधर उधर थाना पुलिस कर देगी तो मारेंगे, ऐसा वैसा बोल के धमकाते थे हमको। इसकी वजह से हम भाग के आ गए हैं घर से चाइल्ड लाइन का ऑफिस, तो ऑफिस से हमको यहाँ लाया गया। चाइल्ड लाइन को इन्फॉर्म किया और वहाँ से हमारे पास आई है, और मैं चाहती हूँ कि समाज में इसी तरह की बच्चियाँ जागरूक हो और हमारे समाज को जागरूक करें, क्योंकि बच्ची अभी पकी नहीं है। और गार्जियन को भी, जबकि इनके माता पिता एक शिक्षित परिवार से हैं, फिर भी उनको ये समझना चाहिए कि ये कानूनी गैर कानूनी है और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। शौचालय का नाम सुनते ही लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, लेकिन जमशेदपुर के सोनारी में 2 नदियों के संगम 2 मुहानी में बना शौचालय लोगों की सोच को बदलता दिख रहा है। इस शौचालय की दीवारों पर खूबसूरत तरीके से रंग रोगन किया गया है। वहीं इन शौचालयों के आसपास सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और साथ ही मरीन ड्राइव में एक शौचालय को अक्षेश की ओर से खास तौर पर तैयार किया गया है। इसके ऊपरी तल्ले पर रेस्टोरेंट खोलने की भी योजना है और इसके लिए टेंडर भी निकाला जा रहा है। शौचालय के ऊपरी तल पे एक रेस्टोरेंट का लिए हमने जगह चिन्हित की है और इसके लिए हमने खुली डाक के लिए निविदा भी आमंत्रित की हुई है। इसमें लोग अपना डाक करके इसको बंदोबस्ती के लिए ले सकते हैं। रेस्टोरेंट खोलने के लिए ही ये निविदा है। रेस्टोरेंट का उद्देश्य है कि इसके जो शौचालय का ऊपरी क्षेत्र का जो बेकार पड़ा हुआ है उससे एक महत्वपूर्ण राजस्व की प्राप्ति हो सके, और दूसरा यहाँ पर जो पर्यटक लोग आ रहे हैं उनको कुछ भी खाने पीने या उस तरह की सुविधा नहीं है, तो उसको देखते हुए हमने किया है कि ये 2 तरफा फ़ायदा हो। एक तरफ तो शौचालय का जो देख रेख हो सके और जो ऊपरी क्षेत्र खाली है उसका राजस्व भी आ जाए और पर्यटकों को भी सुविधा हो, सुरक्षा मिले लोगों को। जो पेंटिंग जो बात कर रहे हैं ये बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे अभी आप बताएं कि यहाँ खाने पीने का भी सामान मिलेगा तो अच्छा है, जो भी घूमने आएंगे तो उसके लिए अच्छा है। जो आज झारखंड में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद जल्द लौटते हैं। कोरोना काल के बाद ट्रेनों का परिचालन अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन अब यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं।
यात्री सुरक्षा को देखते हुए आरपीएफ ने भी कमर कस ली है। आरपीएफ आईजी डीबी कसाब ने यात्री सुरक्षा को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे के कई सेक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान यात्री सुरक्षा को लेकर उन्होंने कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।